लास्ट में क्या हुआ? नहीं, लास्ट स्टोरी तो कंप्लीट हो गई थी। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नया ही शुरू किया है। चैप्टर का नाम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ठीक है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, सिंस कुछ लोग लास्ट क्लास में नहीं थे तो क्विक रिवीजन। हमने पढ़ा है एफआईआर। एफआईआर क्या होता है, ठीक है। एफआईआर के ऊपर हमने शॉर्ट नोट लिखा है। उसके अलावा हमने फेयर ट्रायल के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा है बताओ? मैम उसके बाद क्वेश्चंस जो आपने दिए थे। करेक्ट। तो हमने एफआईआर के ऊपर शॉर्ट नोट बनाया है, फेयर ट्रायल के ऊपर बनाया है, और क्या लिखा है बताओ? मैम उसके बाद क्वेश्चंस शायद उसके से। बाद हमने क्वेश्चंस किए थे। एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो कोई लोग खुशी, तुम एक काम करना, अपना जो मैंने लास्ट क्लास में नोट्स लिखाए थे उसका फोटो खींच के ग्रुप पर डाल देना आफ्टर क्लास। इसने आप उसे कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ओके हमने मैम। लास्ट क्लास में बस दो चीजें पढ़ी थी। अब थोड़ी हमने चीजें समझी थी कि एक्चुअली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। मैंने बताया था इसमें ज्यादातर रोल पुलिस का होता है। फिर हमने ये बताया था कि फेयर ट्रायल क्या होता है। तब मैंने समझाया था कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट करती है तो जो इंसान अरेस्ट होता है उसके ऊपर एक राइट होता है उसके पास, कि उसको एक फेयर चांस दिया जाए अपने आप को बेगुनाह प्रूव करने का। तो जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है विद इन 24 आवर्स उसको वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। और फिर मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर सुनवाई करता है, वो डिसाइड करता है कि बेल देना है, कि रिमांड देना है, या फिर उसे छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलावा पुलिस जब किसी चीज पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबसे पहले पुलिस को एक एफआईआर चाहिए होती है। एफआईआर कौन लिखवाता है? वो इंसान एफआईआर लिखवाता है जिसके साथ कोई क्राइम किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई सामान चोरी हो गया तो मैं गई पुलिस स्टेशन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर लिखवाने। एफआईआर में सब कुछ लिखा रहता है, डेट, टाइम, मेरा एड्रेस, वो लोकेशन जहां मेरे साथ कोई घटना हुई, क्या क्या चीजें हुआ, कौन कौन से लोग मौजूद थे, कोई विटनेस है या नहीं, ये सब बातें एफआईआर में लिखी होती है। फिर एफआईआर के बेसिस पर पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। यानी जिसके ऊपर मुझे शक होगा उसके घर पर जाएगी, उससे पूछताछ करेगी, हो सकता है उसे अरेस्ट करे। फिर पुलिस एक चार्जशीट बनाती है जिसमें वो ये लिखती है कि क्या क्या इस केस में अहम इम्पोर्टेंट उनको एविडेंस मिले हैं और किस लोगों पर उनको शक है। और फिर पुलिस उस चार्जशीट के साथ दोषी को कोर्ट में ले जाती है। फिर जज ये सब देखता है, लॉयर की, दोनों तरफ के लॉयर्स की स्टोरी सुनता है, और आगे तो आपको पता ही है कि जज फिर अपनी विट के अकॉर्डिंग और फेयर जो भी उसको लगता है उस अकॉर्डिंग जज डिसीजन देते हैं, करेक्ट। ये पूरी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। इसी को हम लोगों ने स्टोरी के फॉर्म में भी पढ़ा था। ये स्टोरी है किसकी? शांति की है, जो अपने भाई के साथ में, वो शांति और उसका जो भाई है वो दोनों घरों में काम करते हैं, दोनों मिलके पैसे बचा रहे हैं। दोनों ने मिलके तकरीबन 10,000 रुपए बचाए हैं जो कि शांति के बक्से में रखे हुए थे। लेकिन शांति की जो कौन है, शांति की जो क्या बोलते हैं, मालकिन। मालकिन, एम्प्लॉयर वैसे तो, लेकिन जो घर की भी शांति हाउसमेड है उनकी जो मालकिन है उनका नाम है मिसेस सिंधे। एक दिन मिसेस सिंधे शादी में जा रही थी तो उनको उनकी चेन नहीं मिल रही थी। उनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो, तो उन्होंने बोला मेरी चेन गुम गई है। फिर उनको शक हुआ शांति के ऊपर कि शांति मेरे कमरे में पोछा लगाती है तो बहुत टाइम लेती है। तो ऐसा करके मिस्टर सिंधे और वो लोग गए शांति का बक्सा चेक करने के लिए। उसके ट्रंक में उनको 10,000 रुपए मिले। तो उनको डाउट हुआ कि ये शांति ने चेन को बेच करके ये पैसे लिए हैं, और ऐसा करके उन्होंने शांति को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने एफआईआर लिख ली, जो मिसेस सिंधे ने बोला कि हमें शक है इसने चुराया है। पुलिस ने शांति को अरेस्ट कर लिया और शांति 1 महीने के लिए जेल में ही बंद रही। शांति का भाई आया, उसने बहुत कोशिश की बताने की कि ये पैसे हम लोगों ने मिलके जोड़े हैं, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको भी पुलिस ने बहुत पीटा। फाइनली 1 महीने के बाद जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो क्योंकि शांति के पास पैसे नहीं थे तो उसको वकील सरकार की तरफ से दिया गया, यानी गवर्नमेंट ने उसको लॉयर प्रोवाइड किया। और फिर जब केस की फाइनल हियरिंग हुई तो हियरिंग के एंड में ये पता चला कि जो मिसेस सिंधे का जो बेटा था उसके जो दोस्त थे उन्होंने वो उसकी चेन चुराई थी, और शांति का इसमें कोई दोष नहीं था। तो लास्ट में शांति को जो है वो कोर्ट में से छोड़ दिया गया।
लेकिन ये पूरे प्रोसेस में शांति को 1 महीने बिना मतलब जेल में रहना पड़ा। तो ये पूरा हमने स्टोरी देखा था, है कि नहीं? याद है ना सबको? यस मैम। तो इसमें हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज देखी थी कि हर एक इंसान जिसको अरेस्ट किया गया है उसके पास एक राइट है कि वो ही वुड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर, कि जो उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपने आप को क्या प्रूफ करने का, इनोसेंट प्रूफ करने का। सिंस शांति के जो भाई है उसके पास बेल के पैसे भी नहीं थे शांति की, क्योंकि उन्होंने 10,000 रुपए भी पुलिस ने एज एन एविडेंस जब्त कर लिए थे जो उसकी ट्रंक में मिले थे, तो इस वजह से वो शांति की बेल भी नहीं करवा सका। शांति जब जेल में थी तो उसको लॉयर किसने प्रोवाइड किया, बताओ? मैम को गवर्नमेंट ने एक लॉयर प्रोवाइड किया। लॉयर मिला था। ठीक है, ओके। तो इसी मैम के, अभी आपने 2 मिनट पहले क्या बोला? मैम मैंने मेरी वो लाइट चली स्टोरी गई थी। बताई जो स्टोरी हमने कल पढ़ी थी वापस। ओके मैम। ठीक है, अब हम उस स्टोरी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब हमने स्टोरी पढ़ ली थी, फिर हमने उसके बाद में ये देखा था कि एफआईआर क्या होता है, ये भी हमने देखा था। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ, हम कहाँ से बेटा वापस शुरू करने वाले हैं, एफआईआर तो खत्म हो गई। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, करेक्ट? यस मैम। यहाँ से हम करने वाले हैं। तो एंड भी यहीं पर हुआ था कि सिंस शांति के पास में प्राइवेट लॉयर को हायर करने के पैसे नहीं है, वो बहुत गरीब है, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड किया था लॉयर। तो इसीलिए हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये वो लॉयर है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, करेक्ट? जो गवर्नमेंट प्रोवाइडेड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो नाउ वी विल सी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन भी है एक तरह से। तो जो मैं इसमें लिखाऊंगी वो आंसर होगा, ठीक है? व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? मैम ये हेडिंग डालनी है क्या ये अभी क्वेश्चन? बता रही हूँ, पहले सुन लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग। जब भी कोई इंसान क्राइम करता है तो उसको पूरी सोसाइटी के लिए, पब्लिक के लिए गलत माना जाता है, यानी वो एक पब्लिक रॉन्ग है। What is meant by this? That it is considered to have been committed not only against the affected victims but against society. Public wrong का क्या मतलब है? अभी जो मैंने एग्जैक्ट बोला। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई क्राइम करता है तो केवल ये नहीं सोचा जाता कि वो क्राइम उसने केवल उस इंसान के अगेंस्ट किया है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत मन है कोई स्टूडेंट छोड़ो, कोई बहुत बुरा आदमी तुम्हारे घर में आके चोरी कर लिया, ठीक है? अब तुम उसने उसको बोला, मैं कन्फ्रंट करने गई, या फिर अनिरुद्ध ना ये कन्फ्रंट करने गया, दिव्यम है, ओके। सो दिव्यम गया उसको पकड़ने के लिए चोर को, तो वो बोल रहा है तुमको क्या मतलब, मैंने चोरी उनके घर पर की थी, क्या ऐसा कह सकता है चोर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई किसी का मर्डर कर दे और फिर बोले तुमको क्या लेना देना, मैंने उसका मर्डर किया है, मेरी और उसकी प्रॉब्लम है, ऐसे बोल सकते हो क्या आप? मर्डर कर कर कभी बोल सकते हैं कैसे? नो मैम, नो क्योंकि मैम। मैम फिर नहीं। तो फिर इश्यू हो गया ना। पर्पज ही क्या है? यानी कि जब भी कोई क्राइम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो क्राइम केवल उस अफेक्टेड विक्टिम के अगेंस्ट नहीं किया गया है, वो क्राइम पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट किया गया है, यानी पूरी सोसाइटी उसको क्राइम मानती है, करेक्ट? तो उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। तो यानी कि अगर किसी ने किसी के घर में चोरी की है तो कोई भी इंसान उसकी एफआईआर करा सकता है, या फिर कोई भी इंसान वो जो उसको पनिश किया जाएगा। वरना तो चोर बोलेगा पुलिस को तुमको क्या लेना देना, मैंने जिसके घर में चोरी किया है वो आए मेरे से आके बात करे। लेकिन सोसाइटी में जब भी कोई क्राइम होता है तो हम उसको पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट देखते हैं, तभी हम उस इंसान को जेल में बंद करते हैं ताकि ये सेम चीज किसी और के साथ ना हो, करेक्ट? यही पर्पज होता है। So, do you remember the case of dowry death of Shudha that we read about in the previous chapter? ये स्टोरी किस किस को पता है? मैम आपने बताया था कि उसकी फैमिली ने उसके साथ कुछ कर दिया था, लाइक उसको बर्न कर दिया था, लेकिन फिर वो रिग्रेट कर रहे थे, नहीं मतलब। किसको याद है सुधा की स्टोरी? मैम मुझे। बताओ फिर जल्दी से। मैम लाइक उसकी एक फैमिली होती है जिसमें उसके हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ और लाइक उसके हस्बैंड के छोटे भाई होते हैं, और फिर मैम ऐसा होता है कि वो कुछ परेशान होती है शायद से फैमिली इश्यूज की वजह से, लेकिन उसकी फैमिली उसे बर्न कर देती है, लाइक उसको एक दिन
तो मैम जो उसकी फैमिली होती है सुधा की, वो कोर्ट में जाके बोलती है कि उसके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, उसको जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद मैम उसकी जो लाइक मदर इन लॉ और हस्बैंड उसको मना करते रहते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं करा है। और फिर मैम इस तरीके से वो मैम तीन ये, कोर्ट्स में जाते हैं। सबसे पहले यस वाले मैम, कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दी थी। करेक्ट। मैम सेकंड वाले कोर्ट ने छोड़ दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर जो डिसीजन लिया था कि मैम उनको पूरी लाइफ के उस लिए जेल हो गई थी। हाँ, तो और फिर मैम वो आई डेथ सेंटेंस भी नहीं हुआ और पनिशमेंट भी हो गई, इस टाइम पढ़ा था करेक्ट, हमने। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो उसकी ये पिछले मदर और उसके हस्बैंड को हुआ था, लेकिन हस्बैंड के भाई को छोड़ दिया था क्योंकि इनफ एविडेंस नहीं था। करेक्ट, वेरी नाइस। तो दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ विमेन जिसकी शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स के चलते उसकी डेथ हो गई थी आग लगने की वजह से। तो फिर जो उसके घर वालों ने केस किया था पूरे घर के ऊपर, यानी हस्बैंड के ऊपर, उसकी मदर के ऊपर और उसके भाई के ऊपर। लेकिन फिर जो इस पहले कोर्ट में, जब क्योंकि अपीलेट हमने पढ़ा था ना, अपील सिस्टम होता है कि आप पहले लोअर कोर्ट में जा सकते हैं, फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो जब मामला लोअर कोर्ट में गया था, तो फिर सुधा के और उसके सारे घर वालों को कैपिटल पनिशमेंट मिली थी, यानी उनको फांसी की सजा मिली थी। फिर उसके अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। यानी अगर आपको लोअर कोर्ट में कोई सजा मिलती है, आप नहीं सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है आपको साथ गलत हुआ है, तो आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हो उस जजमेंट के अगेंस्ट के, जजमेंट हमें एक्सेप्टेड नहीं है। तो उस जजमेंट के अगेंस्ट सुधा की फैमिली ने हाई कोर्ट में अपील किया। वहां उन्हें छोड़ दिया गया था लैक ऑफ एविडेंस की वजह से। लेकिन फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में फिर घसीटा सुधा की फैमिली वालों ने कि नहीं, हाई कोर्ट का जजमेंट हमें एक्सेप्टेड नहीं है। तो फिर जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मदर को तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, लेकिन उसके भाई को छोड़ दिया था क्योंकि एनफ एविडेंस नहीं थे। दिस वाज द केस, करेक्ट। तो अगर हम इस केस को याद करें जो पिछले चैप्टर की थी, तो हमें याद आएगा कि ये द केस वाज अगेंस्ट द अक्यूज्ड लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। तो आपने शायद उस केस की हेडिंग नहीं पढ़ी, लेकिन उस केस की हेडिंग है स्टेट वर्सेस लक्ष्मी कुमार एंड अदर्स। समझ गए? अभी बता रही हूँ। तो पहले ये समझो कि स्टेट वर्सेस लक्ष्मी कुमार एंड अदर्स का क्या होता है। ये स्टेट की जगह कोई नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? मैम वो इसीलिए क्योंकि आपने बताया था ना, कोई भी अगर क्राइम होता है तो पूरी सोसाइटी के लिए होता है, तो इस हिसाब से स्टेट। करेक्ट। तो क्या होता है, जैसे, और इसके ऊपर जो जस्ट वाला केस है, इसके ऊपर स्टेट वर्सेस शांति हेब्राम लिखा हुआ है। यानी कि ये जो स्टेट है बेटा, ये गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर अपॉइंटेड होता है। जब गवर्नमेंट किसी के बिहाफ पर, गवर्नमेंट लॉयर किसी के अगेंस्ट कोर्ट में केस लड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इस तरह की हियरिंग, पब्लिक हियरिंग बोलते हैं। ठीक है? तो इसको मिसेस शिंदे वर्सेस शांति अब्राहम के नाम नहीं बोला गया है, इसको बोला गया है स्टेट वर्सेस शांति। यानी जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट शांति, यानी ये जो स्टेट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट को। ठीक है? तो कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है? पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कल को खुशी और या फिर किसी और, खुशी का किसी और के साथ में झगड़ा हो जाएगा, तो खुशी की तरफ तो वर्सेस खुशी, और अगर स्टेट अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर उधर पर, यानी अपना वकील रखता है, एक तरफ खुशी का वकील जो खुशी को बचाने की कोशिश कर रहा है, और एक तरफ गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो पूरी सोसाइटी की तरफ से ये केस लड़ रहा है, जब भी इसका रिजल्ट आएगा तो इसको ऐसे ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टेट वर्सेस खुशी। सर ने मुझे सॉरी खुशी, तुम्हारा पता नहीं है। समझ गया बेटा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? यस मैम। तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का यहाँ से पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जैसे ही पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेती है, चार्ज शीट पुलिस कोर्ट में दे देती है, वैसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो रोल है वो शुरू हो जाता है। ठीक है? उसका कोई रोल नहीं होता है इन्वेस्टिगेशन में। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद इन्वेस्टिगेट करने जाता है कोई क्राइम? नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है बेटा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज नथिंग बट अ लॉयर, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है। करेक्ट? तो पब्लिक यस मैम। प्रोसिक्यूटर जो है वो क्या करता है? स्टेट के, यानी गवर्नमेंट के बिहाफ में पूरा केस लड़ता है। और वो एज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, उसकी जो ड्यूटी होती है वो ये होती है कि वो इम्पार्शियली बिहेव करे। क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो वो प्राइवेट लॉयर के जैसे नहीं है कि उनको पता है कि उनका जो क्लाइंट है वो मुजरिम है, तब भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट?
पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो इम्पार्शियली जो है वो केस लड़ेगा, और जितना भी एविडेंस है, जो मटेरियल है, वो सारी चीजें, जितने भी गवाह है, वो सब कुछ कोर्ट के सामने एज इट इज रखेगा। समझ गए? तो ये बहुत अच्छी चीज है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड लॉयर होते हैं जो कि पूरे इम्पार्शियलिटी के साथ में केस लड़ते हैं, और वो केस एज अ सोसाइटी के अगेंस्ट उस केस को माना जाता है, और उसका नाम भी उसी तरह से रखा जाता है, स्टेट वर्सेस जिसके अगेंस्ट केस लड़ा जा रहा होता है। ठीक है, चलो, तो अब हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे। लिखो, पब्लिक, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? हम हेडिंग क्या डालें? व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? Public prosecutor is a lawyer. Public prosecutor is a lawyer who represents the interest of the state. Public prosecutor is the lawyer who represent the interest of the state. He acts interest of the state. State का मतलब government, country. ठीक है? Public prosecutor is a lawyer who represents the interest of the state. State का मतलब यहाँ पर government है. ठीक है? मैम ही एक्ट्स के बाद He acts impartially. हाँ, फुल स्टॉप के बाद शुरू करना है. He acts, फुल स्टॉप, फिर है he acts impartially. Impartially ये ब्लू में लिखा हुआ है. He acts impartially and present the full facts, witness and evidence before the court. He acts impartially and present the full fact, witness, evidence before the court. मैम प्रेजेंट फुल फैक्ट और उसके बाद Witness and evidence before the court to enable the court to decide the case. ठीक है? So he acts impartially and presents the full facts, witnesses and evidence before the court to enable the court to decide the case. ठीक है? यस मैम हो गया. Enable the court to decide the case. Yes. ये सारी चीजें प्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने टू इनेबल द कोर्ट, ताकि कोर्ट को मौका मिले, कोर्ट को एक एविडेंस मिले, सो दैट कोर्ट भी मतलब उस पोजीशन में आ जाए, इनेबल्ड हो जाए. इनेबल का मतलब किसी को पावर देना. उस पोजीशन पे कोर्ट पहुंच जाए, डिसाइड करे विटनेस को देख के, एविडेंस को देख के, कि वो केस का फाइनल डिसीजन ले पाए. करेक्ट? इनेबल का मतलब यहाँ पर है कि आप कोर्ट को एक तरह से सहूलियत दे रहे हैं, आप कोर्ट के सामने सारी चीजें रख रहे हैं, सो दैट कोर्ट कैन टेक प्रॉपर डिसीजन. ठीक है? मैम हो गया यहाँ तक. हो गया. सो दिस इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लॉयर जो कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका काम होता है इम्पार्शियली, निष्पक्ष, यानी बिना किसी को फेवर किए, एज इट इज जो फुल फैक्ट है, जो भी विटनेस है, जो भी एविडेंस है, वो कोर्ट के सामने रखना. फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत गरीब है और उसके हस्बैंड को किसी ने मार दिया है, तो वो गरीब को या उसकी तरफ से केस गवर्नमेंट खुद लड़ेगी और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, और वो जो जिसके ऊपर केस चल रहा है वो अपना लॉयर रखेगा. तो इट विल बी द स्टेट वर्सेस द किलर. करेक्ट?
फिर जजमेंट जो भी आएगा वो जज देगा कि या तो स्टेट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला साइड जीतेगा या फिर किलर वाला साइड जीतेगा। वो डिपेंड करेगा कि एविडेंस कैसा है। समझ आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ जज? बताओ, जज का क्या रोल है, ये बताने की जरूरत है? मैम वो जितने भी फैक्ट्स और विटनेसेस एविडेंस को चेक करता है और उसके बाद जो जस्टिस है वो करता है। करेक्ट। जज जो है वो एक क्रिकेट के एम्पायर के जैसा नहीं है? बिल्कुल वैसा ही है ना। सो जज इज लाइक एन एम्पायर इन द गेम एंड ही कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली। और वो जो भी ट्रायल होते हैं उसको बहुत इम्पार्शली यानी बिना किसी को फेवर किए करते हैं। अभी मैं बता रही हूँ, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। द जज हियर्स ऑल द विटनेस। जज सारे के सारे विटनेस को सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद वो सारे एविडेंस को देखते हैं जो भी उनके सामने रखे जाते हैं, और फिर वो प्रोसिक्यूशन यानी या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या फिर नॉर्मल प्रोसिक्यूटर है जो कि अपना लॉयर है, ठीक है। हो सकता है दोनों लोग रिच है, दोनों ने अपने अपने प्राइवेट लॉयर हायर कर रखे हैं, तो दोनों ही प्राइवेट लॉयर होंगे, है ना। तो प्रोसिक्यूशन का और डिफेंस। डिफेंस किसको बोलते हैं? डिफेंस उसको बोलते हैं जो कि जिस पर आरोप लगा है उसकी तरफ से लड़ रहा है, करेक्ट। डिफेंस लॉयर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है तो जो मेरा लॉयर होगा उसको डिफेंस लॉयर बोलेंगे, और जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है वो होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, करेक्ट, या फिर यस। नॉर्मल प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूशन इज अ पर्सन जो इल्जाम लगा रहा है उसका लॉयर, और डिफेंस लॉयर इज अ लॉयर जो बचा रहा है उसका लॉयर। टर्म समझ आ गया? तो यस मैम। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की आर्ग्यू सुनती है कोर्ट। फिर उनकी सुनने के बाद में जज ये डिसाइड करता है कि भाई प्रोसिक्यूशन बोल रहा है नहीं इसने चोरी की है, डिफेंस बोल रहा है वहां पे था ही नहीं। फिर कोर्ट पूछेगी कि तुमको कैसे पता चोरी चोरी इसने की है, तो ये कहेगा क्योंकि मुझे अपने घर से इसका रूमाल मिला या की चेन मिला है इसलिए मुझे लगता है इसने चोरी की है, लेकिन इट इज नॉट इनफ एविडेंस। और उतने में ही डिफेंस लॉयर बोलता है कि मेरे पास एक फुटेज है जो ये प्रूव कर सकती है कि उस दिन ये यहाँ पर था ही नहीं। तो जो जीत जाएगा, जज सारे एविडेंस सब चीजों को देख करके ये डिसाइड करेगा कि जिसके ऊपर अक्यूज्ड है यानी जो आरोपी है वो गिल्टी है या इनोसेंट है, ठीक है। टर्म समझना बहुत जरूरी है। अक्यूज्ड किसे कहते हैं? जिस पर आरोप लगाया गया है यानी जिस पर इल्जाम लगाया गया है। प्रोसिक्यूशन उसे कहते हैं जो इल्जाम लगा रहा है उस तरफ के लोग, ठीक है, यानी उनका वकील। डिफेंस लॉयर वो है जो ये अक्यूज्ड को बचा रहा है, करेक्ट। तो ये है टर्म। और जज है जो सजा देगा या नहीं देगा। चार्जशीट वो चीज है जो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फाइल बनाएगी, ठीक है। तो इस पूरे का अगर हम एक चोरी की, एक नॉर्मल चोरी में क्या क्या होता है अगर हम इस चीज को दोबारा से देखें, तो आई कैन ड्रॉ अ डायग्राम के सबसे पहले क्या होगा, है ना। यही कर ले। तो यस फॉर मैम। एग्जाम्पल, एक लाइव एग्जाम्पल में स्नेहा के घर चोरी हो गई। पहली थिंग जो स्नेहा वुड डू, स्नेहा जाएगी, ये रहा पुलिस स्टेशन, ठीक है, ठीक है। पुलिस स्टेशन में ये हमारा झंडा वंडा बना हुआ है, ठीक है, या एम्बलम में अशोक चक्र बना है, ठीक है। पुलिस स्टेशन में स्नेहा करेगी एक एफआईआर। एफआईआर में क्या क्या लिखा होगा? पूरी डिटेल लिखी होगी कि कब चोरी हुई, कहाँ चोरी हुई, टाइम बताओ, प्लेस बताओ, क्या तुमने चोर को देखा, अगर देखा तो उसका फेशियल फीचर्स बताओ यानी उसका हुलिया बताओ, कार से आए थे बाइक से आए थे, सब कुछ लिखा होगा। उसके अलावा स्नेहा की डिटेल्स भी लिखी होंगी। स्नेहा की डिटेल्स कैसी कि इसके घर का एड्रेस क्या है, इसका फोन नंबर क्या है, ताकि इन केस अगर पुलिस को कोई चीज मिले तो वो स्नेहा को कांटेक्ट कर सके। इतना सब करके स्नेहा एक एफआईआर लिखेगी। जब एफआईआर स्नेहा नोट कराएगी तो एफआईआर की एक कॉपी स्नेहा को भी मिलेगी, है ना, फ्री कॉपी यस मिलती है ना, सो मैम। दैट इसको इसने रख सके एज अ फ्यूचर रेफरेंस कि अगर कल को पुलिस मुकर जाए या वो आरोपी के साथ या फिर वो क्रिमिनल के साथ मिल जाए तो पुलिस के पास ही, स्नेहा के पास ही एविडेंस रहे कि भाई मैंने एफआईआर कराई थी, इन्होंने मेरी एफआईआर कहीं गायब कर दी, करेक्ट। तो इसीलिए स्नेहा को एक फ्री कॉपी मिलेगी एफआईआर की जब वो कराएगी। हाँ बताओ खुशी। मैम अगर पुलिस मना कर दे या फिर वो दे ही ना कॉपी तो? ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज राइट। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती तो आप पुलिस के अगेंस्ट एफआईआर कर दो किसी और पुलिस स्टेशन में जाकर कि ये मेरी एफआईआर नहीं लिख रहे, ठीक है। मैम अगर कॉपी ना दे तो? नहीं नहीं, कॉपी देंगे। अगर एफआईआर लिखेंगे तो कॉपी उन्हें देनी पड़ेगी। आप मांगो कॉपी, अगर वो कॉपी देने से मना करते हैं तो आप हायर अथॉरिटीज में बात करो, मेल करो, पब्लिक फोरम पे बताओ ये चीज, ये तो उन्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है।
फिर एफआईआर के ऊपर पुलिस वालों ने ये एफआईआर पढ़ी, अब पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगी, पुलिस ढूंढेगी ऐसे आदमी को जो उस समय उस प्लेस पे था, अगर चेहरा वेहरा हुलिया इसने ने देखा था, बताया है, फिर पुलिस जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हमारा आरोपी है जो मिल गया है पुलिस को, तो पुलिस इसको पकड़ के लाके लॉकअप में बंद कर देगी शक के बिना पर। लेकिन ये बोलेगा कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है, मैंने तो चोरी की नहीं है, ये वो इधर उधर की बात, बहुत सारी बातें करेगा। तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस को भी तो सबूत चाहिए, पुलिस ऐसे थोड़ा ना कर सकती है कि किसी को भी उठा ले, करेक्ट। तो पुलिस कैन नॉट डू लाइक दैट कि किसी को भी उठा ले। तो पुलिस को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसको क्यों, पुलिस को क्यों लगता है कि इसने चोरी की है, तो ये पुलिस को भी तो प्रूव करना पड़ेगा। तो जो पुलिस क्या करेगी, एक चार्जशीट बनाएगी। उस चार्ज शीट में, मूवी में सुना होगा ना टर्म आपने कभी ना कभी, चार्ज शीट में पुलिस क्या क्या लिखेगी कि ये इस इंसान के फेशियल फीचर्स मिल रहे हैं, इसके घर से चोरी का सामान भी मिला है, जो जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी इसके खिलाफ, जिसको अरेस्ट किया है पुलिस ने, वो चार्जशीट में लिख देगी। फिर पुलिस इस आरोपी को लेकर के और ये चार्जशीट को लेकर के जाएगी किधर बेटा बताओ? सर मैम कोर्ट में। कोर्ट जाएगी। तो ये कोर्ट में हमारे ये जज बैठे हुए हैं, ठीक है, ये जज की डेस्क है इतनी बड़ी, ठीक है। यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पे पुलिस ने अपनी चार्जशीट दे दी, एफआईआर भी सब कुछ जज के पास में है। अब जज क्या करेगा, केस की सुनवाई करेगा, ठीक है। अब ये आदमी जिसको पुलिस ने पकड़ा है ये बहुत रिच है, ठीक है, मान लिया। तो ये इधर पर ये आदमी खड़ा हुआ है और इधर पर खड़ा है इस आदमी का काले सूट वाला लॉयर। मैम ये है इसका डिफेंस लॉयर जो इस आदमी को बचा रहा है कि इसने चोरी नहीं की। मैम इधर अगर हाँ वो बेटा, रिच है तो उसने चोरी क्यों करी? अरे ये लॉजिकल चीजों में ना जाओ, प्रोसीजर समझो। फिर दूसरे तरफ का ये जो लॉयर है वो क्या है, ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर या केवल प्रोसिक्यूटर भी हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब होगा जब गवर्नमेंट देगी कोई गरीब आदमी का केस है। नॉर्मल प्रोसिक्यूटर मान लो कि जिसके घर चोरी हुई उसने भी एक लॉयर खड़ा किया है। तो प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूशन वो है जो इसके ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि चोरी इसी ने की है और डिफेंस इसे बचा रहा है। इन दोनों की दलील सुनने के बाद में, और ये जो इंसान जिसको अरेस्ट किया गया है इसको बोलेंगे एक्यूज्ड, ठीक है। फाइनली जज दोनों तरफ के एविडेंस को देखेगी। अगर जज के पास इनफ एविडेंस नहीं है, जज को लगता है कि अभी और जरूरत है केस को समझने की, तो जज बोलेगी कि आज के लिए अदालत मुलतवी की जाती है, 15 दिनों के बाद वापस सुनवाई होगी। फिर 15 दिनों में फिर पुलिस भी अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, डिफेंस लॉयर, प्रोसिक्यूशन लॉयर और केस में घुस जाएंगे ढूंढने के लिए अलग अलग पेज कि कौन किसे फंसाएगा और किसको सजा मिलेगी, और फाइनल डे पे फिर जजमेंट दिया जाएगा। समझ आ गया पूरा प्रोसीजर? यस मैम। yes. इसी को ही, बस अगर ये आपको आ गया है देन आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया है, ठीक है। सो इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं वापस वापस अपने चैप्टर की तरफ, और अब हम रोल ऑफ जज को फिर से पढ़ते हैं। तो जज एक अंपायर के जैसा है, सबको पता है। जज का मैम वो काम, एविडेंस सुनता है मैम, उसके बाद डिक्लेयर करता है। करेक्ट, जज का जो काम है वो है कि वो ट्रायल को इम्पार्शली यानी निष्पक्ष देखे। ये नहीं कि जज पहले से ही मान ले कि नहीं नहीं इसी ने चोरी की होगी, इस शक्ल से ही चोर लग रहा है मुझे, ऐसे जज नहीं कर सकता। जज को अगर शक्ल से चोर चोर लग भी रहा है तब भी जज डिसीजन इस बेसिस पर नहीं दे सकता कि जज को क्या लग रहा है। जज को एविडेंस देखना पड़ेगा, जज को विटनेस देखना पड़ेगा, और सारी चीजें देखने के बाद जब जज क्या बोलते हैं, सबूत, और सबूत, कानून सबूत मांगता है ना। अगर सबूत है तब तो चोर है, अगर सबूत नहीं है तो चोर होके भी चोर नहीं है। तो देखेगा कोर्ट के एविडेंस है, अगर एविडेंस मिल जाता है तो वो उसी तरह से डिसीजन देगा, अगर एविडेंस नहीं मिलता है तो वो दूसरी तरह का डिसीजन देगा। अक्यूज को अगर अगर सजा मिल जाती है तो उस वर्ड को बोलते हैं कन्विक्टेड। अरे समझते हो? मैम पर मैम वो गिल्टी भी तो सुनाता है मैम, जज कौन गिल्टी है कौन बात समझो पहले मैं क्या बोल रही हूँ। अभी इतने टर्म जो मैंने बोले सारे टर्म क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नहीं है ना। अब तो जजमेंट तक तो पहुंच ही गए थे पिछले स्लाइड में जो जो मैंने पढ़ाया था, है ना। अब फाइनल है कि मान लो कि जज ने जो है वो अपना सुना दिया फैसला। फैसला सुनाने के बाद जज ने आरोपी को, यानी जो अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड जो आरोपी था, जो अक्यूज्ड का मतलब क्या गिल्टी होता है बताओ पहले?
नो मैम। तुम लोग लॉयर कैसे बनोगे ऐसी छोटी छोटी गलती करोगे तो। अक्यूज का मतलब है वो केवल आरोपी है अभी, जब तक गुनाह साबित नहीं होता है तब तक उसको क्या माना जाएगा, बेगुनाह माना जाएगा, करेक्ट। अक्यूज का मतलब है आरोपी है, अभी उसका जो गुनाह है वो साबित नहीं हुआ है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब तक गुनाह साबित ना हो तब तक हर आरोपी बेगुनाह ही होता है, समझ गए। तो यानी ये अक्यूज्ड है अभी। जब जज ने डिसीजन दे दिया कि हाँ चोरी इसी ने की, मुझे लग रहा है एविडेंस को देख के, तो इस अक्यूज्ड को बोलेंगे गिल्टी, समझ गए। यस मैम। सबको क्लियर है ना। यानी अक्यूज्ड, जब आपने किसी के ऊपर, स्नेहा और खुशी आपस में बहुत लड़ते हैं, स्नेहा बोलती है अब मैं चिच्चे खाऊंगी तुझे मजा देखना है, स्नेहा जाके एफआईआर कराए पुलिस स्टेशन में कि इसने मेरे घर पे चोरी की, ठीक है। खुशी ने चोरी नहीं की लेकिन उसने एफआईआर करा दी बदला लेने के लिए, खुशी को फिर पुलिस पकड़ करके ले गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जज के सामने मुकदमा गया, तो इस वक्त खुशी अक्यूज्ड है, उसके ऊपर अभी गुनाह साबित नहीं हुआ है, क्योंकि स्नेहा ने इल्जाम लगाया तो अक्यूज तो है, लेकिन वो गिल्टी नहीं है क्योंकि जज ने अभी उसको माना नहीं है गिल्टी। फिर मान लो कि खुशी की किस्मत बहुत खराब है, और फिर क्या हुआ, जज को ये लगा कि नहीं इसने चोरी की है, इसने और चालाक है, इसने ढेर सारे सबूत भी झूठे झूठे बना दिए, झूठे वीडियोस बना दिए, और स्नेहा के घर में जाके, ये खुशी के घर में अपना सारा सामान जाके रखी आई, इसको पहले से ही पता था कि इल्जाम लगाऊंगी और इसे आज अंदर करवाऊंगी, ये मेरे से बहुत लड़ती है। फिर क्या हुआ, खुशी मान लो पकड़ गई, पुलिस आई खुशी के घर में, उसने देखा देखो ये स्नेहा का बैग, स्नेहा का पेन, स्नेहा की कॉपी, ये सब तो तुम्हारे घर पर है, खुशी को पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सब उसने रख दिए पहले से ही। फिर क्या हुआ, जब जज ने देखा तो जज, भाई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लिख दिया कि हमको मिला है खुशी के घर में सामान स्नेहा का, तो खुशी पहुंच गई। जब जज ने देखा कि पुलिस की चार्जशीट में भी है, गवाह भी है, सबूत भी है, अब जज कह रहा है कि खुशी मुझे लग रहा है कि आपने ही सारा सामान गायब किया है, तब खुशी क्या हो जाएगी, बताओ बताओ खुशी क्या हो जाओगी तब, मैम गिल्टी। गिल्टी हो जाओगे, मैम गलती। गिल्टी हो जाओगे। फिर मान लो कि अच्छा ये तो एक केस है, अब दूसरा केस ये भी हो सकता है कि स्नेहा और खुशी की बस नॉर्मल लड़ाई हुई है, ठीक है, स्नेहा ने ये नहीं सोचा कि मुझे इसे सजा दिलानी है, उसने बस ऐसे ही झूठ मूठ का एफआईआर कर दिया है डराने के लिए, उस केस में कोई एविडेंस नहीं मिलेगा, तो जज क्या करेगा, छोड़ देगा, तब इसको क्या बोलेंगे, एक्यूटेड। या फिर इनोसेंट। बेल बीच का पार्ट है, पहली दूसरी हियरिंग में, ठीक है, वो मैम जज तो इससे एम्पायर होगा ना, पहले मैम वो सारी एविडेंस और वो सब सुनता है मैम, उसके हाँ तो बाद फिर एविडेंस नहीं मिला ना, तो डिक्लेयर उस करता केस है। में जज क्या बोलेगा कि भाई खुशी तो इनोसेंट है। यानी अगर जज को फेवर में डिसीजन देना होगा, यानी जज को लगता है कि आरोपी यानी जो अक्यूज है उसने कोई गलती नहीं की, तो जज बोलेगा कि ये तो इनोसेंट है, समझ गए। तो उस केस में जज बोलेगा कि भाई खुशी की कोई गलती नहीं है, खुशी इज वेरी इनोसेंट, तो जज तब खुशी को बोलेंगे इनोसेंट। अगर यस जज ने सजा दे दी है तो खुशी का नाम चेंज होके हो जाएगा गिल्टी, समझ गए, यस मैम। यस ठीक मैम है, और मैम जो केस में पकड़ा गया जो गलत है मैम वो गिल्टी, और जो सही है वो इनोसेंट है। करेक्ट। और फिर जब जब गिल्टी प्रूफ हो जाएगा तो जज कोई ना कोई सजा देगा, है ना। यस मैम, जैसे मैम उम्र कैद की सजा। देख रही हो खुशी, तुम तुम्हें बदला लेना है, जैसे ये उम्र कैद की सजा दिलवा रहा है तुमको। मान लो कि मान लो कि सजा दी जाती है बहुत छोटी सी, कि कुछ नहीं करना है, आपसे हर रोज क्लास जाना है, ठीक है, तो इस बात पे क्या बोलेंगे, कन्विक्टेड, क्या बोलेंगे, कन्विक्टेड। अगर सजा नहीं दी गई, एकदम छोड़ दिया गया, तो बोलेंगे एक्विटेड, यानी छोड़ दिया गया है, समझ गए। यस मैम। कलर, खुशी आप ओके हो ना, बुरा तो नहीं लग रहा कि मैम ने मुझे पकड़ लिया। नो मैम बिल्कुल नहीं। अरे आप तो बहुत प्यारे बच्चे, इसलिए पकड़ लिया, इनमें से किसी और को पकड़ लेती तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर देते, बहुत थैंक यू बुरे हैं, मैम। ठीक है। तो समझिए कौन कन्विक्टेड किसको एक्विटेड बोलेंगे, सब क्लियर है ना बेटा। यस मैम। तो इसीलिए देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि जज डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और इनोसेंट, ठीक है। जब एक बार जज को सारा सबूत मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, तो जज ये डिसाइड करता है कि भैया अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी है या इनोसेंट है, तो जज बोलेगा अपने सेंटेंस में
Thus hereby I announce that Khushi Sarma is acquitted and innocent thus acquitted. यानी हिंदी में अगर कभी सुना हो तो मैं ये अदालत ये मानती है कि मुलजिम ने सो एंड सो ने कोई गुनाह नहीं किया, वो मासूम है और इसीलिए अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। अरे सुना है? मैम इतनी शुद्ध हिंदी में नहीं सुना। ऑलमोस्ट सेम तो सुना ही होगा। तो जो बेगुनाह बोलती है उसको बोलते हैं इनोसेंट, और जो बाइज्जत बरी है वो क्या है बेटा? ये वर्ड, समझ गए? तो Yes. यानी जब गिल्टी और इनोसेंट दो में से कोई एक चीज ही अदालत को मिलेगी, उसके बाद में अगर अक्यूज को गिल्टी होती है तो अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी उसको सजा दे दी जाती है। तो गिल्टी इज अ टर्म कि नहीं तुम दोषी हो, और कन्विक्टेड का मतलब कि तुम्हें सजा मिल गई, समझ गए? तो जब अदालत ma'am. में कोई जज कहता है कि तुम दोषी हो, तो इसका मतलब यह है कि उसने मान लिया है कि तुमने वो पर्टिकुलर क्राइम किया है, फिर तुम्हें कन्विक्ट किया जाएगा। हो सकता है केवल जुर्माना भरना पड़े, हो सकता है 2 साल की जेल हो जाए, हो सकता है 7 साल की जेल हो जाए। तो जो 2 साल 7 साल की जेल होती है इसको कन्विक्टेड बोलते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके, सबको क्लियर है? कोई बचा जिसको नहीं क्लियर है? मैम मेरे को तुमको नहीं क्लियर है? क्या नहीं क्लियर है? मैम मैं कह रहा हूँ हो गया। हो गया? तो लिखो फटाफट रोल ऑफ जज, ठीक है? आरोपी, ठीक है? लिखो जज कंडक्ट्स द ट्रायल impartially. Judge conducts the trial impartially, comma, he hears all witness, comma, evidence. He hears all witness, comma, sees evidence. He hears all witness. Witness के आगे es लगा लो, witnesses. He hears all witnesses, comma, sees evidence. Sees evidence presented by prosecution and defense. So he sees evidence presented by prosecution and defense. कौन है prosecution? जो आरोप लगा रहा है, यानी जो खिलाफ खड़ा है। डिफेंस कौन है? जो बचा रहा है आरोपी को। So he hears all the witnesses, comma, sees all the evidence provided by prosecution and defense. Full stop. The मैम judge डिफेंस लॉयर and defense. Full stop. The judge then decides whether the accused is guilty or innocent. The judge then decides whether the accused is guilty or innocent. The judge then decides whether the accused is guilty or innocent. If the accused is guilty, he is convicted according to the procedure. If the accused is guilty, he is convicted according to the procedure of law. If the accused is guilty, अगर आरोपी गिल्टी पाया जाए, दोषी पाया जाए, जब तक से उसका साबित नहीं हुआ दोष तब तक वो केवल आरोपी है, अक्यूज्ड है। एक बार साबित हो गया, कोर्ट ने मान लिया तो वो गिल्टी है। सो इफ द अक्यूज्ड इज गिल्टी, ही इज कन्विक्टेड, तो उसको सजा दी जाती है। कन्विक्ट का मतलब सजा देना। ही इज कन्विक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ। प्रोसीजर ऑफ लॉ के हिसाब से फिर उसको सजा दी जाती है। फाइन लगाया जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है, जो भी उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए जो भी सजा होगी लॉ में। फॉर एग्जाम्पल चोरी के लिए 6 महीने ही जेल में रहना होता है, मर्डर के लिए मिनिमम 7 years रहना होता है। तो
डिपेंड करता है, जो भी उसने क्राइम किया होगा लॉ में, जो भी उस क्राइम की सजा होगी वो सजा उसको दी जाएगी। ठीक है, सबका हो गया? यस मैम। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड फेयर ट्रायल। ऑल्दो मैं ये पहले भी लिखा चुकी हूं कि फेयर ट्रायल क्या होता है। अभी तक तो हमने देखो बेटा जो देखा वो एक नॉर्मल प्रोसीजर था, करेक्ट। शांति के पास पैसे नहीं थे तो उसकी बेल नहीं हो पाई, फाइनली शांति को गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉयर मिला और फिर उसने शांति का केस अच्छे से लड़ा, ये प्रूव हो गया कि शांति इनोसेंट है। हर आदमी चाहता है ऐसे ही हो, अच्छे अच्छे तरीके से। यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं अगर कुछ और हुआ होता। अगर कोर्ट ने कभी भी कॉपी ऑफ चार्जशीट ना दी होती, शांति को स्टेटमेंट ऑफ विटनेस भी ना दिया होता, क्या होता कि अगर जज ने जो ट्रायल है वो किसी ओपन लोकेशन पे ना रख के किसी सीक्रेट अपने घर पे रखा होता, क्या होता कि अगर जज ने शांति को लॉयर ही ना दिया होता, मतलब क्या सोचा है, ये भी तो हो सकता था कि जज ने शांति के लॉयर को, शांति का लॉयर है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो गवर्नमेंट ने दिया है, क्या अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो गवर्नमेंट ने दे दिया, लेकिन अगर जज ने शांति के लॉयर को अलाउ ही ना किया होता कि वो क्वेश्चन पूछ सके मिसेस सिंधे से। मैम फिर इंसाफ से होता। हमने देखा ना कि एंड में क्या होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो मिसेस सिंधे से पूछता है कि क्या आपने चोरी करते हुए देखा, है ना। यस मैम। तो ये अगर ये कोर्ट करने ही ना देती, मैम और फिर तो ये राइट्स के अगेंस्ट नहीं है ये ये चीज। तो जज कर सकता है ना बेटा। जज अगर ट्रायल को गलत तरह से ले जाए, फॉर एग्जाम्पल जज ये मान ले कि मुझे शांति को सजा देनी है, तो जो भी शांति का लॉयर जो भी बोले वो जज माने ही ना, पॉसिबल है ना। वो बोले कि मुझे क्वेश्चन करना है मिसेस सिंधे से जिन्होंने चोरी का इल्जाम लगाया है, जज परमिशन ही ना दे। हर एक चीज जज से ही तो होती है, समझ रहे हो। तो फिर मैम जो सोसाइटी है वो दे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता सकती है, है। ऐसे करते नहीं है लोग। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेयर ट्रायल लिखा हुआ है, इस तरह के जजेस के लिए भी प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन मैं बोल रही हूँ तुम एक बार इमेजिन करके देखो कि क्या ये हो सकता था। अगर ये होता और जज ये डिसाइड कर लेता कि शांति गिल्टी है, तो क्या हम इसे अनफेयर ट्रायल बोलते। यस मैम। एंड मैम इस तरीके से जो पब्लिक है वो भी तो फिर प्रोटेस्ट नहीं करती इसके हाँ, खिलाफ। वो तो रिजल्ट में करती ही। अगर कोई अनफेयर होगा तो कब तक हो सकता है, एक बार दो बार, एक टाइम के बाद में तो जनता, गवर्नमेंट, बाकी सारे लोग तो उसके अगेंस्ट हो ही जाएंगे ना, करेक्ट। तो लेकिन ये ट्रायल तो अनफेयर होता, बात मानते हो आप। क्योंकि अभी तो नॉर्मल केस में शांति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया गया, उसके वकील को पूरा मौका दिया गया कि वो मिसेस शिंदे के लॉयर को क्वेश्चन कर सके, मिसेस शिंदे को क्वेश्चन कर सके, है ना, अच्छे से केस की जानबीन कर सके। और पूरा मौका दिया गया, जो भी चार्जेस लगाए गए थे शांति के खिलाफ वो सारा चार्जशीट का कॉपी दिया गया, है ना। तो ये पब्लिक ने जो पुलिस है उससे पूरी पूछताछ करने का पूरा मौका दिया गया, तभी तो एंड में पता चला कि मिसेस शिंदे के बेटे के दोस्तों ने चुराया है, करेक्ट। तो पूरा फेयर ट्रायल हुआ। लेकिन अगर जो जज है वो ये सारी चीजें होने से रोक देता, वो चार्जशीट की कॉपी नहीं देता, तो शांति को कभी पता ही नहीं चलता कि क्या क्या उसके खिलाफ, क्या क्या सबूत मिले हैं गवर्नमेंट, है ना, पुलिस को। या फिर वो ये फेयर ट्रायल ही होने ना देता, शांति के जो लॉयर है उसको अच्छे से क्वेश्चन नहीं करने देता। तो इस केस में ये क्या होता है, ये ट्रायल अनफेयर होता या नहीं होता, बताओ। यस मैम ये अनफेयर अनफेयर होता। ट्रायल होता है, ठीक है। हमारी कंट्री में अब ये बताओ फेयर ट्रायल क्यों होते हैं, क्योंकि सारे लोग अच्छे हैं या फिर लॉ में लिखा हुआ है। मैम लॉ में लिखा हुआ है। हम किसी भी इंसान की अच्छाई पर भरोसा करके तो कंट्री नहीं चल सकती है, कंट्री तो चलेगी रूल से, करेक्ट। कल को आज कुछ बहुत अच्छी है, कल को इसका मन मूड सटक गया, यानी ये मान लो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी से इसकी लड़ाई हो गई और गुस्से में इसने गलत डिसीजन दे दिया कि इससे मेरी लड़ाई हुई, इसके तो मैं खिलाफ डिसीजन दूंगी, है कि नहीं। तो ह्यूमन इमोशंस तो गलती कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल को फेयर होना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे प्रोसीजर्स हमारी कंट्री में ऑलरेडी हैं, समझ गए। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोसीजर है जो ये राइट देते हैं किसी भी इंसान को कि उसको फेयर ट्रायल मिले।
फॉर एग्जाम्पल, शांति को फेयर ट्रायल इसलिए नहीं मिला क्योंकि जज बहुत अच्छा था। शांति को फेयर ट्रायल इसीलिए मिला बिकॉज हमारे मैम देखिए हर किसी को फेयर ट्रायल का मौका मिलता है। करेक्ट, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है और उसका नाम है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू लाइफ। इस आर्टिकल के अंदर एक अधिकार दिया हुआ है, सबको है, कि तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है। इसको बोलते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है कि एक ऐसा इंसान, हर एक इंसान को जिंदगी जीने का अधिकार है, और ये राइट ये कहता है कि किसी भी इंसान की लाइफ और लिबर्टी यानी उसकी जिंदगी और उसकी आजादी केवल किसी रीजनेबल ग्राउंड पर ही ली जा सकती है। यानी आप किसी इंसान की लिबर्टी या किसी की जिंदगी से आप जो उसकी फ्रीडम है वो आप तभी छीन सकते हैं जब उसका रीजन बहुत ज्यादा रीजनेबल हो, यानी कोई अच्छा रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल, हम टेररिस्ट को तो नहीं अलाउ कर सकते कहीं भी घूमने को, करेक्ट। और अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। और एक फेयर ट्रायल राइट टू लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी इंसान की जिंदगी को जब आप इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तभी तो आप उसको इक्वल चांस देंगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, खुशी बहुत अमीर है तो उसका केस अच्छे से लड़ा गया, ठीक है। शांति अमीर नहीं है तो उसका केस अच्छे से नहीं लड़ा गया, तो क्या दोनों को इक्वल राइट टू लाइफ मिला है, बराबर जिंदगी जीने का अधिकार मिला है? बताओ। नो मैम। नहीं। और तो ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाएगा। यानी आर्टिकल 21 में जो कि राइट टू लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज ऑलरेडी लिखी हुई है कि हर एक इंसान को बराबर की जिंदगी जीने का अधिकार है, इसीलिए फेयर ट्रायल मिलना चाहिए हमारी कंट्री में, ठीक है। तो ओके मैम। लिखो फटाफट, आर्टिकल 21 लिखा है, फेयर ट्रायल लिखो, राइट टू लाइफ लिखो, आर्टिकल फेयर ट्रायल डालो हेडिंग, और उसके नीचे लिखो आर्टिकल 21। लिखो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 of the Indian Constitution gives right to life. Article 21 of the Indian Constitution gives right to life. It states that it states that Article 21 of the Indian Constitution gives right to life. Article 21 of the Indian Constitution gives right to life. It states that a person's life or liberty, it states that a person's life or liberty can be taken, it states that person's life or liberty can be taken only on reasonable ground, can be taken only on reasonable ground. मैम ये बुक में कहीं पे लिखा है क्या? पूरा नहीं लिखा है, लेकिन हाँ वर्ड्स तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, ये यहीं पर ही लिखा हुआ है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू लाइफ, इट स्टेट्स दैट person's life or liberty can be taken only on reasonable grounds. कोई रीजनेबल रीजन होना चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, तब ले सकते हैं, ऑन द रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। इट स्टेट दैट person's liberty or person's life or liberty can be taken only on reasonable ground. Can be taken, can be taken, ठीक है। can be taken only on reasonable grounds. लिख लिया, on a reasonable ground. यस मैम। Article a fair trial, a fair trial
A fair trial ensures that Article 21 is upheld का मतलब इसकी ये रखा जाता है या इसकी वैल्यू की जाती है। एक फेयर ट्रायल ये इंश्योर करता है, यानी ये श्योरिटी देता है कि आर्टिकल 21 की वैल्यू है, यानी आर्टिकल 21 अप्लाई किया जाता है। सो अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट, ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। ये ऐसे लगा दिया है मैंने बोल्ड, ये उसी के आगे लिखना है। अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। ठीक है मैम वो ओनली की बात मैम देख ले, ओनली ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स, ओनली ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। फिर है अ फेयर ट्रायल इंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। ठीक है रीजनेबल ग्राउंड है, रीजनेबल ग्राउंड्स का मतलब ईमानदारी वाले ग्राउंड्स। ठीक है, वैलिड ग्राउंड्स। A fair trial ensures that Article 21 of the Constitution is upheld। ठीक है, और यही रीजन है, लिख लिया upheld तक, और यही रीजन है कि शांति को एक कॉपी ऑफ चार्जशीट दिया गया, बाकी एविडेंस भी दिए गए, ताकि जो भी प्रोसिक्यूशन ने उसके अगेंस्ट जो भी एविडेंस दिए थे वो सारे एविडेंस उसको दिए गए, उसको उसकी चार्जशीट की कॉपी दी गई ताकि वो समझ सके कि उसके ऊपर आखिर क्या केस लगाया गया है। फिर उसको ट्रायल जो है वो एक ओपन कोर्ट में रखा गया जिसको सब लोग देख सके। ठीक है, पब्लिक व्यू में रखा गया ताकि सब लोग वहां प्रेजेंट रहे, कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं हुई। और फिर अक्यूज्ड जो है वो अक्यूज के प्रेजेंस में ही किया गया, यानी शांति भी वहीं पर प्रेजेंट थी। शांति को फिर एक लॉयर दिया गया, शांति के लॉयर को पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो सबको क्रॉस एग्जामिन कर सके, है कि नहीं। और एडवोकेट रॉय वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट विटनेसेस शांति's डिफेंस, और एडवोकेट रॉय को भी अपॉर्चुनिटी दी गई कि शांति के डिफेंस में वो अपने विटनेस को प्रेजेंट कर सके। यानी कोर्ट ने पूरा मौका दिया शांति के लॉयर रॉय को कि वो उन्हें साबित कर सके, क्या इनोसेंट साबित कर सके। ठीक है, ठीक है, ओके मैम। ओके। सो अब क्या होता है, हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन वाला हल्का सा पार्ट नेक्स्ट क्लास में बचा हुआ पढ़ेंगे, ऑल्दो हमारा सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो गया है। इसके और क्वेश्चंस किधर हैं? ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें थे नहीं, आपको यहाँ पर ये लिख करके लाना है। आपको बेटा आर्टिकल 22 के बारे में लिख कर लाना है, आपको इसको गूगल करना है। हाँ, आर्टिकल 22 बना है, आपको इसके बारे में यूट्यूब पर पढ़ो या गूगल पे कहीं भी पढ़ो, ये आपकी एक्टिविटी है। आज आपको आर्टिकल 22 के बारे में छोटा सा नोट बना के लाना है, क्या कहता है ये आर्टिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए दे रही हूँ। आर्टिकल 22 आपको कर लोगे? यस मैम। इसको करके लाना है, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, तो ये आपको करके लाना है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं था, बस एफआईआर का मतलब पता होना चाहिए, फ्री ट्रायल का मतलब पता होना चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब पता होना चाहिए, और आर्टिकल 21 में क्या लिखा हुआ है ये पता होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें पता है तो मतलब तुम्हारा चैप्टर हो गया, समझ गए? यस मैम। देखो कितना छोटा सा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन कह रही हूँ। तो अगले क्लास में जो बचा हुआ पैराग्राफ है, वैसे इसमें कुछ है नहीं, वो हम कर लेंगे, थोड़ा लेट हो रहा है। और फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, चलो। सो ऑन दैट नोट गाइस, 1 मिनट वेट करो, मैं अटेंडेंस ले लूं, देन यू कैन लीव।